नैना अपने कमरे में खामोश बैठी थी। इतने में रवि कमरे में आता है। नैना रवि को देखते ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। शायद वो रवि से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रवि उसे इग्नोर करता है और सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। यह देखकर नैना को बुरा लगता है, लेकिन फिर से वो चुपचाप बैठ जाती है और रवि के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। रवि काफ़ी समय लगा रहा था, या फिर शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। नैना इधर से उधर चहलकदमी करने लगी थी। तभी बाथरूम का गेट खोल रवि बाहर आता है। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और वह अपने मुंह को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि नैना उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। रवि उसकी बगल से निकलने लगता है तो नैना फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रवि अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, क्या कर रही हो? ये अब बचकानी हरकतें करना बंद करो। नैना रवि के बेहद नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों ऐसे करते हो तुम? क्यों हर बार तुम मुझसे मेरी परीक्षा लेते हो? नैना की आंखें भीगी हुई थीं। यह देख रवि एक पल के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन फिर खुद को कठोर दिखाते हुए वो नैना की बगल से निकलकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जो करती हो तुम करती हो। तुम हर बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो। नैना, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे प्यार के आगे झुक रहा हूँ। आज भी वही है। रवि की बात सुनकर नैना उसके पास आती है और उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाती है। वो रवि के गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहती है, तुम कब मुझ पर यकीन करोगे रवि? मैं जानती हूँ कि तुम कितना भी जताओ, लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी कहीं ना कहीं एक कसक बाकी है कि मैं अपने पास्ट को भूल नहीं पाई हूँ। लेकिन ये सच नहीं है रवि। मैंने अपने पास्ट को उसी वक्त भुला दिया था जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। तुमने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं चाह कर भी कभी अपने उस दर्द भरे अतीत को याद नहीं कर पाई। लेकिन जब तुम मुझ पर ऐसे शक करते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं नबी से ऐसा कहूँगी कि तुम उसके बाप नहीं हो? तुम मेरे पति हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम ही नबी के बाप हुए ना? तुम्हें लगता है मैं उस छोटी सी बच्ची को ये सब बातें बताऊंगी? नैना की बात सुन रवि उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तो फिर किसने कहा उसे? किसने उसे यह बात कही कि मैं उसका बाप नहीं हूँ? सारी जिंदगी क्या कमाया है मैंने नैना? बस तुम और मेरी बेटी। इसके अलावा क्या हासिल कर पाया हूँ मैं? अगर मेरी बेटी मुझे इग्नोर करेगी, मुझे अपना बाप नहीं समझेगी, तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? नैना रवि के सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, यकीन करो रवि, मैंने नबी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन है जिसने नबी के मन में ये सारी बातें डाली हैं। लेकिन तुम मुझ पर शक मत करो। नैना को ऐसे रोते हुए देख रवि का गुस्सा पिघलने लगा था। वो उसकी पीठ में अपनी हथेली रखते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके गाल को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी नैना। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाना चाहता। मैं तुम्हें हमेशा खुशी देना चाहता हूँ। पर फिर भी मुझसे गलती हो जाती है कि मैं तुम्हें आंसू दे देता हूँ। मेरी बेटी ने मुझे अपने बाप मानने से इनकार कर दिया तो मैं पागल सा हो गया था। तुम पर अपना गुस्सा उतार दिया। आई एम सो सॉरी। नैना एक छोटी सी मुस्कान लिए हुए रवि की तरफ देखकर कहती है, हम पता लगा लेंगे कि आखिर कौन है जो नबी के मन में गलत ख्याल डाल रहा है, पर उसके लिए हम दोनों का साथ होना जरूरी है। रवि भी मुस्कुरा देता है और नैना के माथे को चूमते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ एक फेमस होटल में बड़ा सा हॉल था जिसमें खचाखच दर्शक भरे हुए थे। तभी हर्ष की एंट्री होती है और दर्शक हर्ष का नाम लेते हुए एक साथ शोरगुल मचाने लगते हैं। हर्ष अपने गले में गिटार पहनते हुए अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह तकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। अपने म्यूजिक में खोए हुए अचानक हर्ष की नज़र सामने की सीट पर पड़ती है, जहाँ विष्णु एकटक हर्ष को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। विष्णु को देखते ही हर्ष का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अपनी नज़रें फेर लेता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हर्ष स्टेज के पीछे जाता है तो अचानक विष्णु उसके सामने आ जाता है। हर्ष उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है तो विष्णु फिर से उसके सामने आकर कहता है, यार बस कर देना, तुझ पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता है। ये एटीट्यूड तेरे लिए नहीं बना जो तू मुझे दिखा रहा है। हर्ष कहता है,
अब क्यों तू मेरा पीछा कर रहा है? तूने कहा ना मैं तेरे मैटर से दूर रहूं, तो मैं दूर हूँ। अब दूर हूँ तब भी तुझे चैन नहीं है। विष्णु हर्ष के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, यार बस कर दे, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ समझ। हर्ष कहता है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कह हर्ष वहाँ से जाने लगता है तो विष्णु उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है, तू इतना नाटक क्यों कर रहा है, जैसे तुझे मेरी परवाह नहीं। मुझे पता है कि मेरे इतना सुनाने के बाद भी डॉक्टर अभिमन्यु से तूने ही मेरी और सुरभि की स्टोरी डिस्कस की, उसे सब कुछ बताया और वो मुझे समझाने चला आया। अब जब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ तो तू नाटक क्यों कर रहा है? यह सुनकर हर्ष थोड़ा सकपका जाता है और तिरछी नजरों से विष्णु की तरफ देखकर कहता है, तुझे कैसे पता कि मैं डॉक्टर अभिमन्यु से मिला था और उससे बात की थी? विष्णु कहता है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जब डॉक्टर अभिमन्यु ने मुझसे कहा कि उन्हें ये बात सुरभि ने नहीं बताई, ये बात कहीं और से पता चली है, तो मैं समझ गया कि ये तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। इतना तो जानता हूँ मैं तुझे। हर्ष बात को बदलते हुए कहता है, हाँ फिर भी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु कहता है, तुझे करना पड़ेगा। देख यार, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तूने तो हमेशा ही मेरी ज़िंदगी बचाई है, आज भी बचा ले। देख मैं समझ गया हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे सुरभि पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं माफ़ी कैसे मांगूं? मैं सुरभि को 1000 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मैं उसके घर भी गया था, लेकिन उसने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे उसे सॉरी कहूँ? हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ मैटर तो गंभीर है, चल कहीं बैठकर बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। विष्णु मुस्कुरा देता है और हर्ष के कंधे पर हाथ डालते हुए उसके साथ चल देता है। हर्ष ने पता नहीं क्या प्लान बनाया था, जो विष्णु सुरभि के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो दरवाजे पर खड़ा था, बेल बजाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी विष्णु के पीछे खड़ा तेजा कहता है, सर हम काफ़ी देर से यहीं पर खड़े हुए हैं और कितनी देर खड़े रहेंगे? ये सुनते ही विष्णु तेजा की तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिल सके। अगर सुरभि मेरा गला दबा दे तो कम से कम तुम मुझे अस्पताल तक पहुंचाओ। तुम मुझे हौसला देने की जगह मुझसे सवाल कर रहे हो। सॉरी बॉस। तेजा अपना सिर झुका लेता है। विष्णु कहता है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन बॉस, तेजा कोई सवाल करता उससे पहले ही विष्णु से टोकते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो। तेजा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए डोरबेल की तरफ अपना हाथ ले जाता है कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। विष्णु चिढ़ते हुए फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से हर्ष पूछता है, क्या हुआ, तू अंदर तक पहुंचा या नहीं? भाभी मिली क्या? ससुराल में तेरी खातिरदारी कैसी चल रही है? तू फ़ोन रखेगा तब तो मैं अंदर जाऊंगा ना। विष्णु की बात सुनकर हर्ष हैरान होते हुए कहता है, तू अभी तक घर के बाहर खड़ा है? यार हद है, वो तेरी ही बीवी है, पड़ोसी की नहीं, जो तू इतना नर्वस हो रहा है। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू बकवास बंद कर। इतना का विष्णु हर्ष की बात सुनने बिना कॉल कट कर देता है। विष्णु हिम्मत जुटाकर डोरबेल बजाता है। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है तो विष्णु का दिल जोर से धड़क उठता है। सुरभि के दीदार को बेचैन उसकी निगाहें ऊपर उठी ही थी कि सामने शेखर जी को देख वो थोड़ा सकपका सा गया। शेखर जी विष्णु को देख हैरान होते हुए कहते हैं, आप जैसे बड़े इंसान इस गरीब की झोपड़ी तक कैसे पहुंच गए? विष्णु अपने मन ही मन कहता है, इन्होंने तो देखते ही ताने मारने शुरू कर दिए, पता नहीं आगे क्या हाल करेंगे मेरा। जी वो मैं एक्चुअली वो। विष्णु अपनी बात कह ही रहा था कि पीछे से उमा जी आती हैं। वो विष्णु को दरवाजे पर देखती हैं तो हैरान होते हुए कहती हैं, दामाद जी आप आइए ना अंदर, आइए। उमा जी ने इतना कहा ही था कि शेखर जी अपने हाथ का पंजा दिखाते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं, जरूर ये किसी काम से आए होंगे। यहाँ तो आपको जो भी काम है यहीं दरवाजे पर कह दीजिए, हम सुन रहे हैं। शेखर जी का लहजा काफ़ी कठोर था, जिससे विष्णु इस वक्त ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसका चेहरा देख उमा जी आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे अंदर लाते हुए कहती हैं, आओ ना बेटा, बैठो। उमा जी विष्णु को सोफे पर बैठाती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, सुरभि के पापा के व्यवहार के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बेटा। बोलो आप क्या लोगे? मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं आंटी, मुंबई सुरभि से मेरा मतलब है, वो कहाँ है इस वक्त?
उमा जी जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलती हैं, लेकिन तभी शेखर जी बीच में बोल पड़ते हैं। आपको जो भी कहना है हमसे कह दीजिए और जाइए यहाँ से। मेरी लड्डू को और ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही काफ़ी रुला चुके हैं आप। शेखर जी की बातें विष्णु के गिल्ड को और ज्यादा बढ़ाती जा रही थीं। इस वक्त उसका सिर झुका हुआ था। कुछ पल के लिए उन तीनों के बीच एक सन्नाटा पसर गया था। तभी दरवाजे की तरफ से एक हवा का झोंका विष्णु के चेहरे को प्यार से सहला देता है। उस हवा में एक अलग सी महक थी जो उसके दिल को धड़का गई। वो अपना सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखता है, जहाँ से सुरभि अपनी धुन में मगन अपने हाथों में आइसक्रीम लिए हुए अंदर की तरफ आ रही थी। अर्णव भी उसके साथ ही था। सुरभि के खिले हुए होठों को देख विष्णु मुस्कुराए बिना रह ना सका। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुरभि की नजरें विष्णु से टकराईं, वो थम सी गई। उसके कदम उसी जगह पर ठहर गए। होठों पर से मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई। विष्णु और सुरभि एकटक एक दूसरे को निहार रहे थे। ये देख उमा जी शेखर जी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, चलिए आपसे कुछ बात करनी है। शेखर जी कुछ कहने को होते हैं, लेकिन उमा जी उन्हें खींचकर वहां से ले जाती हैं। वो जाते जाते अर्नब को आवाज देती हैं, अर्नब ऊपर आओ। उमा जी की आवाज सुन अर्नब भी वहां से चला जाता है। सुरभि अपनी नजर विष्णु से हटा लेती है। वो जमीन की तरफ देखने लगती है। शायद अपनी आंखों में बसे जज्बात अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। विष्णु अपने कदम बढ़ा सुरभि के पास आ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, कैसी हो तुम? विष्णु के इस सवाल पर सुरभि अपनी पलकें उठा उसकी तरफ देखती है और फिर रूखे लहजे में कहती है, आपको क्या है? पिछले 2 महीनों से आपको ये याद नहीं आया कि मैं कैसी हूँ? आज अचानक यह सवाल करने आप यहाँ तक चले आए। खैर जवाब दे देती हूँ। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपके बिना जी रही हूँ और बहुत अच्छे से। इतना कर सुरभि वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो विष्णु उसकी बाजू पकड़ लेता है और अपनी आंखों में पछतावे के भाव लिए कहता है, मैं माफी मांगने आया हूँ। शायद मेरा ईगो मेरे प्यार पर हावी हो गया था, पर मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है। आई एम सॉरी। यह सुन सुरभि अपना हाथ झटकते हुए खुद को आजाद करती है और कहती है, मुझे आपकी माफी मंजूर नहीं। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर झूठा आरोप नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है जब बार बार मुझसे इस बच्चे के बाप के बारे में पूछा गया। और इंसान के मन में एक बार शक का बीज उग जाए ना, तो वो कभी नहीं मिटता। मैं फिर से कभी उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सुरभि की बातों को सुन विष्णु के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी। वो अपनी भीगी हुई निगाहों से सुरभि की डबडबाई आंखों में देख रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे जिससे सुरभि उसके पछतावे पर भरोसा कर ले। सुरभि विष्णु से अपना मुंह मोड़ते हुए कहती है, अब आप जा सकते हैं। सुरभि की इस बेरुखी से विष्णु को काफी बुरा लग रहा था। वो आगे बढ़ सुरभि के नजदीक आ जाता है और कहता है, तुम मुझे माफी दे दो। बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी गलती की माफी मिल जाए मुझे। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात मानेंगे। सुरभि के मुंह से यह बात सुन विष्णु उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी माफी पाने के लिए कुछ भी बोलो तो सही। मैं क्या करूं? सुरभि विष्णु की आंखों में झांकते हुए कहती है, जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मत आइए। आपने ना सिर्फ मेरा दिल नहीं बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ा है। और ये दोनों ही उस नाजुक धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। अगर आप मेरी कोई बात मानना चाहते हैं तो बस यहाँ से चले जाइए। सुरभि की बातों को सुन विष्णु बिल्कुल शांत रह जाता था। वो अपनी डबडबाई हुई सुर्ख निगाहों से एकटक सुरभि को निहार रहा था। शायद सुरभि से इतनी बेरुखी की उम्मीद उसे नहीं थी। सुरभि विष्णु से दूर जाते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेती है। विष्णु कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर ना चाहते हुए भी अपने भारी कदमों को आगे की ओर बढ़ा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नबी के स्कूल के बाहर नैना और रवि काफी देर से खड़े थे, लेकिन वो दोनों ऐसे छुपे थे कि कोई उन्हें देख ना सके। तभी वो दोनों देखते हैं कि नबी का हाथ थामे हुए एक टीचर मेन गेट के पास आती है और गेट के पास खड़ा एक अधेड़ इंसान नबी को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है। ये देखते ही नैना गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, रवि जल्दी चलो, आज इस बुड्ढे की खैर नहीं। यही है वो जो नबी के दिमाग में ये सारी बातें डाल रहा है। इतना कर रवि और नैना स्कूल के मेन गेट पर पहुंचते हैं। रवि और नैना को ऐसे देख उस इंसान के साथ साथ वो टीचर भी घबरा जाती है। नबी अचानक से नैना को देखती है
तो उसे लिपट जाती है और कहती है, मम्मा आप यहाँ। मम्मा ये है मेरे दादाजी। दादी भी आती थी लेकिन आज वो नहीं आई। नबी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करती है। नैना और रवि उस इंसान को ध्यान से देखते हैं तो वो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। नैना कुछ पल याद करने की कोशिश करती है, फिर अचानक से बोल पड़ती है, आप आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की। रवि नैना की तरफ देखकर कहता है, यह मिस्टर सिंघानिया है, रेहान के फादर। नैना रवि के गाल पर किस करते हुए कहती है, बेबी आप अपनी क्लास में जाओ, मम्मा अभी आती है आपको लेने के लिए। नबी सिर हिलाकर कहती है, ओके मम्मा, आई एम वेटिंग। नबी अंदर की तरफ चली जाती है। वो टीचर भी जाने लगती है तो नैना उसे रोकते हुए कहती है, यह सिक्योरिटी है आपके स्कूल की, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किसी अजनबी से मिलने देने की। वो टीचर कहती है, सॉरी मैम, लेकिन इन्होंने कहा कि ये नबी के ग्रैंडफादर हैं, कुछ इशू की वजह से आप लोग साथ नहीं रहते और इन्हें नबी से मिलने नहीं दिया जाता। ये रो रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्या क्या सोचा आपने? आप एक बार मुझसे डिस्कस नहीं कर सकती थी ये बात? खैर आपकी कंप्लेन तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस घटिया स्कूल में दोबारा नहीं भेजने वाली। इतना कह नैना मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहती है, और आप क्या चाहते हैं अब हमसे? क्यों मेरी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल रहे हैं? तो क्या करूं? तुम लोगों की वजह से मैंने अपने दोनों बेटे खो दिए। रेहान तो चला ही गया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे विवान को भी मुझसे छीन लिया। इस उम्र में हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी के पास कोई सहारा नहीं है। नबी मेरे रेहान की बेटी है। अगर मैं उससे मिल लूंगा, उसे अपनी पोती की तरह प्यार करूंगा, तो कम से कम हमारे पास जीने की एक वजह होगी। मिस्टर सिंघानिया की बात सुन रवि गुस्से में कहता है, अब जाकर आपको ये बात याद आई कि नबी रेहान की बेटी है। जब जरूरत थी तब कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं समझाया था अपने बेटे को? किसी लड़की के जज्बातों के साथ खेलकर वो ठीक नहीं कर रहा। मिस्टर सिंघानिया, अगर उस वक्त आपने अपने बेटे को सही राह दिखाई होती तो जिंदगी की इस राह में आप अकेले ना होते। रवि के इतना कहते ही नैना बोल पड़ती है, नबी रेहान की या उसकी कुछ नहीं लगती। दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करिएगा। वो नैना और रवि की बेटी है, हमेशा रहेगी। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में कहते हैं, मैं कोर्ट केस करूंगा कि मुझे मेरी पोती की कस्टडी चाहिए, और अगर वो ना हो पाया तो कम से कम उससे मिलने की इजाज़त तो कानून से लेकर ही रहूंगा। हारेंगे आप? एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लेने का सपना देखने वाले की जीत कभी नहीं हो सकती। कोई मतलब नहीं है आपकी कानूनी लड़ाई का, फिर भी जिद है तो उसे पूरी कर लें। इतना कहे नैना रवि का हाथ थामे हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। एक खाली सा मैदान जहाँ धरती ने हरी घास की चादर ओढ़ रखी थी। विष्णु अपनी कार से टिककर खड़ा था। बारिश की बूंदें उसे पूरी तरह से भिगा चुकी थी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका ब्लेजर कार के बोनट पर पड़ा था और शर्ट के आधे से ज्यादा बटन खुले हुए थे। शर्ट की बाजुओं को फोल्ड किए हुए विष्णु ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने लूट लिया था, और था भी तो कुछ ऐसा ही। आखिर सुरभि की बेरुखी ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। तभी एक और कार आकर वहां रुकती है। हर्ष अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी से विष्णु के पास आता है और कहता है, क्या हुआ? देवदास बन के क्यों बैठा है? विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, यार तू हर वक्त मजाक मत किया कर। तुझसे मेरी हालत नहीं दिख रही क्या? सुरभि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है, मैं कैसे उसे मनाऊं? हर्ष अपनी हथेली से अपना माथा पीटते हुए कहता है, भाई अकड़ में रहने से ना काम नहीं चलेगा। मजनू बन जा, मजनू। विष्णु अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अजीब नजरों से हर्ष को देखकर कहता है, मतलब? हर्ष मुस्कुराकर कहता है, भले ही सुरभि तेरी वाइफ है, लेकिन इस वक्त वो तुझसे बहुत नाराज है, तो अब तुझे एक मजनू बनकर अपनी लैला को अपने प्यार का एहसास दिलाना पड़ेगा। हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जा बस। वो कितना भी रूठे, कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा करे, यूं देवदास बनने की जरूरत नहीं है। डटा रहे बस रास्ते पर। विष्णु अपनी शर्ट के बटन बंद करता है और हैरान नजरों से हर्ष की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? ऐसी छिछोरी हरकतें मुझ पर सूट नहीं करती। हर्ष मुस्कुराकर कहता है, तुझे भाभी चाहिए या नहीं? विष्णु मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो हर्ष कहता है, बस फिर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दो। एक काम कर, कुछ दिनों के लिए ना भाभी के घर में शिफ्ट हो जा, और तब तक मत लौटना जब तक कि वो मान ना जाए।
विष्णु कहता है, कैसी वाहियात आइडियाज़ दे रहा है तू। सुरभि और उसके पापा मुझे 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वहाँ जाकर कैसे? अबे, तू द ग्रेट बिजनेसमैन विष्णु राय त्रिपाठी है, अपनी बीवी को मनाने के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? विष्णु कुछ पल सोच में डूबा रहता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर से हर्ष मुस्कुराकर कहता है, यह हुई ना बात। रात का वक्त सुरभि अपने कमरे की खिड़की को खोले हुए एकटक आसमान में खिले उस चांद को देख रही थी। उसकी नज़रों में आंसू थे। शायद विष्णु के साथ उसने आज जो बेरुखी की थी, उससे सुरभि का मन भी दुख रहा था। लेकिन वो क्या करती? विष्णु ने उसे दर्द ही इतना बड़ा दिया था कि वो चाह कर भी विष्णु को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती थी। तभी उमा जी सुरभि के कमरे में आती हैं और हड़बड़ाते हुए कहती हैं, सुरभि नीचे चलो बेटा, दामाद जी आए हैं। सुरभि अपने ख्यालों में खोए हुए कहती है, कौन दामाद जी? उमा जी असमंजस में सुरभि को देखकर कहती हैं, अरे तेरे पतिदेव श्री विष्णु राय त्रिपाठी जी। विष्णु का नाम सुनते ही सुरभि चौंक कर अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, सुबह ही तो आए थे, फिर से आ गए। उमा जी हाँ में अपना सिर हिलाती हैं। सुरभि जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है। वो जाकर देखती है कि विष्णु हाल में सोफे पर बैठा हुआ है और उसके ठीक पीछे तेजा खड़ा हुआ है। शेखर जी भी विष्णु के ठीक सामने सोफे पर बैठे हुए उसे घूर रहे थे। विष्णु भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी शेखर जी की नज़रों से नज़रें मिलाए हुए बैठा था। सुरभि नीचे आती है तो विष्णु उठकर खड़ा हो जाता है। वो सुरभि को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ निहारने लगता है। सुरभि हैरान होते हुए कहती है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? विष्णु बेपरवाही से कहता है, तुमसे मिलने आया हूँ, अपनी बीवी से मिलने के लिए मुझे टाइम देखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। यह सुन सुरभि तेजा की तरफ देखकर कहती है, तेजा, लगता है तुम्हारे बॉस ने ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो घर का रास्ता भूल गए हैं। तुम उनके बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्हें उनकी असली जगह पर सेफली पहुंचाओ। तो प्लीज उन्हें बियर हाउस लेकर जाओ। सुरभि का ऑर्डर सुन तेजा विष्णु की तरफ देखने लगता है तो विष्णु मुस्कुराकर कहता है, तेजा एक काम करो, तुम जाओ और मेरे ना रहने पर सबको संभाल लेना। मैं अब यहीं हूँ थोड़े दिन। तेजा विष्णु का ऑर्डर मानते हुए वहां से निकल जाता है। विष्णु यहाँ रुकने वाला है यह सुन सुरभि के साथ साथ शेखर जी, उमा जी और अर्नब की आंखें बड़ी हो गई थी। शेखर जी जल्दीबाजी में कहते हैं, आप यहाँ क्यों रहेंगे? ये घर देखा है आपने? सिर्फ 4 कमरे हैं इस घर में। आप जैसे बड़े महलों में रहने वाले लोग यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। शेखर जी की कठोर बातें सुन उमा जी बीच में ही बोल पड़ती हैं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बार दामाद जी ने हमारे घर रुकने का फैसला लिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा अपना आराम से रुको, ये आपका भी घर है। उमा जी की बात पर विष्णु मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। सुरभि जो अभी भी हैरान नज़रों से विष्णु को देख रही थी, वो गुस्से में कहती है, आपको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर जाइए। विष्णु सुरभि के नज़दीक आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं मेरी सासू माँ ने क्या कहा? ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उमा जी सुरभि की तरफ देखकर कहती हैं, लड्डू, दामाद जी को कमरे में लेकर जाओ और तुम दोनों भाई आराम से बातें करो। मैं तुम्हारे लिए खाने को भिजवाती हूँ। सुरभि खामोश खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। तभी विष्णु सुरभि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चले लड्डू। सुरभि विष्णु को बहुत कुछ सुनाना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी माँ पापा के सामने खुद को रोक लेती है और विष्णु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चली जाती है। विष्णु भी उसके पीछे पीछे चल देता है। शेखर जी हैरान होते हुए उमा जी की तरफ देखकर कहते हैं, ये क्या गुंडागर्दी है? वो जबरदस्ती हमारे घर में क्यों रहेगा? और तुम क्यों ठकुराइन बन रही हो? क्यों उसे रुकने की इजाज़त दी? उमा जी शेखर जी को शांत करते हुए कहती हैं, आप कैसे बाप हैं? आप यही नहीं सोच रहे कि आपकी बेटी का घर टूटने से बच जाएगा? दामाद जी खुद उसे मनाने आए हैं, ये क्या बड़ी बात नहीं है जो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? शेखर जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है और मैं जानता हूँ सुरभि भी उसे माफ़ नहीं करने वाली है। उसे जो कोशिश करनी है वो कर ले। इतना कह शेखर जी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सुरभि कमरे में जाती है, विष्णु भी उसके पीछे आता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। सुरभि गुस्से में विष्णु की तरफ देखकर कहती है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने सुबह आपको समझाया था ना कि मुझे आपका साथ नहीं चाहिए और ना मेरी ज़िंदगी में वापस आइए।
विष्णु सुरभि की बाजू को पकड़ उसे दीवार में चिपका देता है और उसके गाल में अपनी नाक रब करते हुए कहता है, तुम कुछ भी कहो लड्डू, मैं जानता हूँ ये सिर्फ ऊपरी गुस्सा है। तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि पहले करती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। सुरभि धक्का देकर विष्णु को अपने आप से दूर करती है और ग्लानि भरे शब्दों में कहती है, कौन सा घर? कौन से घर ले जाने आए हैं आप? जहाँ सब मुझ पर शक करते हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, जहाँ किसी को मुझ पर भरोसा नहीं, जहाँ सबको यह लगता है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा उस खानदान का वारिस नहीं। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना। समझ में आया आपको? विष्णु सुरभि का लाल पड़ चुका नाक हल्के से खींचते हुए मुस्कुराकर कहता है, इतना गुस्सा नहीं लड्डू, हमारा बेबी भी डर जाएगा अपनी मम्मा का ये गुस्सा वाला फेस देखकर। सुरभि जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, हमारा बेबी नहीं, सिर्फ मेरा बेबी है वो, आपका कुछ नहीं लगता। सुरभि की बातें विष्णु को चुप तो नहीं थी, लेकिन वो इस वक्त अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाए हुए था, क्योंकि वो जानता था कि उसे हर हाल में सुरभि का दिल जीतना है। सुरभि विष्णु के नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घर चले जाइए, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली। विष्णु सुरभि की कमर में हाथ डाल उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसके गाल को छू रही जुल्फों को बड़ी नजाकत के साथ कान के पीछे लगाते हुए कहता है, रियली तुम्हें मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता लड्डू? विष्णु के सीने से लगे हुए सुरभि की सांसें तेज होने लगी थी। एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए उन दोनों के दिल में वही पुराने एहसास जगने लगे थे। धड़कनों की स्पीड बढ़ गई थी और गर्म सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी। एक पल के लिए तो सुरभि जैसे अपनी सारी नाराजगी भूलने लगी थी। विष्णु की नसीली आंखें, उसके गर्म हाथों का स्पर्श, उसकी जलती हुई सांसें, उसकी निगाहों में बसा इश्क सुरभि को अंदर से पिघलाने लगा था। विष्णु के होंठ सुरभि के होंठों के इतने नजदीक थे कि दोनों की नाक लगभग टच हो रही थी। विष्णु सुरभि के होंठों को छूने ही वाला था कि सुरभि उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करती है। विष्णु हैरान नजरों से सुरभि को देखने लगता है तो सुरभि गुस्से में कहती है, आपको इस घर में रहना है तो रहिए, लेकिन आप मेरे रूम में नहीं रह सकते। क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी के रूम में नहीं रहूँगा तो और कहाँ रहूँगा? इतना बड़ा अन्याय मत करो यार, प्लीज़ सुरभि। सुरभि विष्णु का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए कहती है, अपने घर चले जाइए, यही बेस्ट ऑप्शन है। विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि अंदर से गेट लॉक कर चुकी थी। विष्णु कुछ पल मुंह लटकाए हुए गेट के बाहर खड़ा रहता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए वहां से आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नज़र दूसरे कमरे के दरवाजे पर जाती है, जहाँ अर्नब खड़ा था और विष्णु पर तरस खाने वाली नजरों से उसे निहार रहा था। विष्णु उसके पास जाकर कहता है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मैं कोई भिखारी हूँ जिस पर तुझे दया आ रही है? अर्नब मुस्कुराकर कहता है, इस वक्त तो कुछ ऐसी हालत लग रही है आपकी। बेटा तू ना ज्यादा मत उछल, तेरी और रिया की सारी लव स्टोरी मुझे अच्छे से पता है, तो मेरे सामने ना ज्यादा जुबान ना चलाया कर। अर्नब मुंह लटकाए हुए कहता है, आ जाओ अंदर। अर्नब अपने कमरे में आता है और विष्णु भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है। मेरा और रिया का ब्रेकअप भी हो चुका है, बस एक बार हम दोनों को साथ देखा था आपने और आज तक ब्लैकमेल कर रहे हो। विष्णु अर्नब के बिस्तर पर आराम से लेट जाता है और कहता है, चल ठीक है, आज के बाद रिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरी टीम में आना होगा। मतलब? अर्नब विष्णु के बगल में लेटते हुए, देख सुरभि और मेरे ससुर जी यानी कि तेरे पापा एक टीम में हैं। वो दोनों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। मेरी सासू माँ यानी कि तेरी माँ ऑलरेडी मेरी टीम में है। अब तू भी मेरी टीम में आ जाएगा तो वो दो और हम तीन हो जाएंगे ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा? दी आपसे बहुत नाराज है। आप तीन नहीं 300 लोगों को टीम बना लो, फिर भी वो नहीं मानने वाली। अभी आपको उसका असली गुस्सा पता नहीं है। विष्णु अर्नब के सिर पर एक चपत लगाते हुए, साले जीजा हूँ तेरा, साथ नहीं दे सकता तो कम से कम डिमोटिवेट मत कर। अर्नब मुंह लटका लेता है तो विष्णु कहता है, चल ठीक है, सो जा अभी, सुबह हम सुरभि को मनाने का कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। दूसरी तरफ सुरभि ने विष्णु को अपनी नाराजगी में कमरे से बाहर तो कर दिया था, लेकिन ना जाने क्यों उसे इतनी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल परेशान हो रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी सुरभि को नींद नहीं आ रही थी। क्या वो घर चले गए होंगे या फिर अभी भी कमरे से बाहर ही खड़े होंगे? लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए सुरभि अपने मन में कहती है, वो जरूर चले गए होंगे, मैं क्यों उनकी चिंता कर रही हूँ? वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। खुद को लाख समझाने पर भी सुरभि का दिल नहीं मानता
वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाती है, लेकिन विष्णु उसे कहीं नहीं दिखता। पता था मुझे वो चले गए होंगे। हो सकता है वो नीचे हॉल में हो। ये सोचते सुरभि नीचे हॉल में जाती है, लेकिन विष्णु से कहीं नहीं दिखता। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ आप चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सुरभि वापस जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट जाती है। सुबह सुबह सुरभि की आँख खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठती है। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहरी हुई थी। वो अपने पेट पे हल्का सा हाथ रख कर कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। आज से आपको मम्मा के टमी में पूरे 4 मंथ कंप्लीट हो गए। अब तो मैं आपको फील भी कर पा रही हूँ। सुरभि बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सुरभि बाथरूम से बाहर आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और तैयार होने लगती है। उसने ब्लैक कलर का साधारण सा पटियाला सूट पहना हुआ था, बालों की सिंपल सी चोटी बनाई थी और चेहरे पर तो प्रेगनेंसी ग्लो था ही। वो अपनी मांग में सिंदूर भरने को होती है कि अचानक सुरभि को विष्णु का ख्याल आ जाता है। कल विष्णु जिस तरह से सुरभि से माफ़ी मांग रहा था और सुरभि ने जैसे बेरुखी दिखाई थी, न जाने क्यों सुरभि को विष्णु के लिए बुरा लग रहा था। वो सिंदूर को मांग में भरते हुए खुद से कहती है, सुरभि तू ना बहुत ही कमज़ोर है। इतनी बड़ी गलती की उन्होंने और बस एक सॉरी कह दिया और तू है कि उन्हें माफ़ करने की सोचने लगी। इतनी आसानी से नहीं सुरभि, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सोचते हुए सुरभि सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाती है। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। माँ भूख लगी है जोरों की, प्लीज़ जल्दी कुछ खाने को दो। सुरभि की आवाज़ सुनकर उमा जी जो किचन में व्यस्त थीं जल्दी से बाउल लेकर आती हैं और डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। वो एक एक करके काफ़ी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा चुकी थी। सुरभि मुँह सिकोड़ते हुए कहती है, आज किसका बर्थडे है जो आपने इतने सारे पकवान बनाए हैं? अरे दामाद जी पहली बार हमारे घर रुके हैं, मैं उन्हें क्या रूखा सूखा खिलाऊंगी? उमा जी की बात सुन सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो रुके हैं? घर नहीं गए? कहाँ है वो? सुरभि का सवाल सुन उमा जी कहती हैं, अरे वो तो सुबह सुबह उठकर अपनी कसरत करने के लिए बाहर निकल गए थे। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, जॉगिंग। उमा जी याद करने की कोशिश करते हुए बोली, बस जीजू बहुत थक गए। अर्णव की आवाज़ बाहर से आ रही थी। यह सुन सुरभि मुंह बनाए हुए बाहर जाती है तो देखती है कि विष्णु घर के बाहर ही खड़ा था। उसने ब्राउन कलर बनियान और लोअर पहना हुआ था। उस बनियान में उसके हट्टे कट्टे डोले कयामत ढा रहे थे। उसकी मस्कुलर बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से माथे पर बिखरे हुए बाल और उसके सख्त शरीर में फिसल रहे पसीने की बूंदें। सुरभि अपने ही पति को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसका मुंह खुला था और आंखें ठहर सी गई थीं विष्णु के हैंडसम चेहरे पर। मैंने कहा था ना छोटे, तेरे बस की बात नहीं। 100 पुशअप्स। विष्णु थककर जमीन पर लेटे आड़ब की तरफ देखकर बोला। विष्णु की नज़र अभी तक सुरभि की तरफ नहीं गई थी, लेकिन सुरभि की नज़र अचानक कुछ दूर पर खड़ी पड़ोस की औरतों पर जाती है जो लगातार विष्णु को निहार रही थी और मुस्कुरा मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। उन्हें देखकर सुरभि को इतना तो पता चल चुका था कि वो लोग विष्णु के बारे में ही बातें कर रही हैं। न जाने क्यों सुरभि को जलन सी महसूस होने लगी थी। वो आगे बढ़ती है और अचानक ही विष्णु का हाथ पकड़ लेती है। विष्णु को समझ पाता उससे पहले ही सुरभि उसका हाथ पकड़े हुए अंदर लेकर जाती है। अर्णव भी सुरभि की इस हरकत से घबरा गया था। वो भी चुपचाप अंदर आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ सुरभि, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विष्णु ने डरते हुए सवाल किया। विष्णु का सवाल सुन सुरभि अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए गुस्से में कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ से चले जाइए, फिर आप क्यों रुके यहाँ? और रुके तो रुके, बाहर एक्सरसाइज करके आपको अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? सुरभि का यह सवाल सुन विष्णु असमंजस में उसे देखता है। एक मिनट, तुम्हें मेरे एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है या यहाँ रुकने से? दोनों से। सुरभि को इस तरह विष्णु की क्लास लेते देख अर्नब को हंसी आ जाती है। वो तुरंत अपना मुंह दबा लेता है। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, तू क्या दांत निकाल रहा है? आज से पहले कभी इतनी सुबह उठा है तू, जो आज तुझे एक्सरसाइज करने का भूत सवार है? मैंने कुछ नहीं किया, जीजू ने जबरदस्ती मुझे उठाया। मुझसे ही गलती हुई जो मैंने उन्हें अपने कमरे में रुकने दिया। अर्णब बेचारा सा फेस बनाए हुए बोला। लेकिन जब वो देखता है कि विष्णु उसे तीखी नजरों से घूर रहा है तो वो चुपचाप दबे पांव वहां से निकल जाता है। सुरभि बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चलो नाश्ता कर लो। बेटा आप भी तैयार होकर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। इतना कह उमा जी किचन की तरफ चली जाती हैं।
सुरभि अपना मुंह फेरे हुए खामोश खड़ी थी। विष्णु उसके नजदीक आकर उसकी बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी बॉडी किसी और ने देख ली? सुरभि अपनी बाजू छुड़ाते हुए कहती है, जलन माई फुट? अब आप नाश्ता करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए। विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे साथ चलोगी, तब जब तुम मेरी गलतियां भुलाकर वापस मुझे अपना लोगी, तब जब तुम्हारे सिकवे दूर कर पाऊंगा। तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। सुरभि विष्णु को एक नज़र देखती है, फिर डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर को पीछे खिसका चुपचाप बैठ जाती है। वो अपनी प्लेट में नाश्ता लेकर खाने लगती है और विष्णु खामोश खड़ा उसे देखता रहता है। तभी विष्णु का फोन रिंग होता है। वो अपनी जेब से फोन निकालता है तो हर्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। विष्णु सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाता है। हाँ बोलो गुरुदेव, क्या हुआ? बस तुम्हारी आवाज़ बता रही है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कोई समस्या आन पड़ी है? हर्ष अपने शब्दों को बनाते हुए बोला। अबे यार, सुरभि इतनी जिद्दी है, मुझे आइडिया भी नहीं था। जितना उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझसे दूर हो रही है। तुझे पता भी नहीं है कितनी बातें सुनाती है वो मुझे। विष्णु की बात सुन हर्ष हंसने लगता है। विष्णु चिढ़ते हुए, तुझे हंसी आ रही है? पहली बार तुझे कोई टक्कर का मिला है। सबको अपनी काली आंखों से डराता रहता है। फाइनली भाभी तुझे लाइन पर ला रही हैं। हर्ष की बात सुन विष्णु जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, वो नहीं, मैं उसे लाइन पर लेकर आऊंगा, समझा? देखता हूँ कब तक रोक पाती है खुद को। विष्णु कमरे में था, वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। मिस्टर त्रिपाठी, कहाँ हैं आप? मैं पिछले 2 दिनों से आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चल रहा है। रूहानिका थोड़ी नाराज सी लग रही थी। यह सुन विष्णु सहज होते हुए कहता है, रूहानिका एक्चुअली मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर हूँ। तुम्हें जो भी डिस्कशन करना है वो तुम प्लीज रवि से कर लो। मेरी एक्सेस में वो इस प्रेजेंट को लीड कर रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए? रूहानिका का लहजा थोड़ा कठोर था, जिसे सुन विष्णु कहता है, रूहानिका, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर और मैं ऑफिस ज़रूर नहीं आ रहा, लेकिन मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। इतना कर विष्णु कॉल कट कर देता है। सुरभि जो दरवाजे पर खड़ी विष्णु की बातों को सुन रही थी, विष्णु की बातों में रूहानिका का जिक्र सुनते ही उसका मुंह बन गया। वो विष्णु के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या जताना चाहते हैं आप? विष्णु लैपटॉप से नजरें हटाकर सुरभि की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सुरभि आंखें बड़ी करती हुई कहती है, अगर आपकी रूहानिका आपको इतना याद कर रही है तो जाती क्यों नहीं उसके पास? या फिर आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि काम से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मुझे मनाना है? तो रहने दीजिए, मैं इस बात पर यकीन नहीं करने वाली। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और सुरभि के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हो आजकल? यह सुन सुरभि खामोश रह जाती है। वो अपनी नज़रें इधर उधर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि विष्णु उसके बेहद नज़दीक था और उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। सुरभि अपने कदम पीछे खींचने को होती है कि विष्णु झटके से उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने सीने से चिपका लेता है। सुरभि की सांसें तेज होने लगती हैं। आज भी विष्णु की एक छुअन, उसकी नसीली आंखें, उसके बदन की तपिश सुरभि को बहका देने के लिए काफी थी। वो ना चाहते हुए भी विष्णु की आंखों में झांकने लगती है। विष्णु सुरभि के लबों को छूने वाला होता है कि सुरभि अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। विष्णु अपने होठों को सुरभि के कॉलर बोन में रख उसे हौले से चूम लेता है तो सुरभि उसके एहसासों में घुलने सी लगती है। विष्णु की शर्ट पर उसकी पकड़ कस जाती है। विष्णु अपनी गर्म सांसों को सुरभि के चेहरे पर छोड़ते हुए कहता है, शब्दों के तीर चलाना बंद करो लड्डू। ये बेरुखी, ये नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कब तक सजा दोगी? सुरभि विष्णु की नजरों की गहराई में झांक रही थी तो विष्णु की आंखें भी सुरभि की कजरारी आंखों में उलझी हुई थी। दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे। तभी सुरभि का फोन बजता है। वो हड़बड़ाकर विष्णु से अलग होती है और अपना कॉल रिसीव करती है। यस मैम, मैं आ रही हूँ। इतना कर सुरभि वहाँ से जाने को होती है कि विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? सुरभि अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि विष्णु उसके सामने आते हुए कहता है,
तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं लेकर चलता हूँ। सुरभि जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तक मैं अकेली जाती थी डॉक्टर के पास, आज भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सिचुएशन वही है जो पहले थी। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। न जाने क्यों सुरभि की बातें विष्णु के दर्द और उसकी गिल्टी को बढ़ाती जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, जिसे छुपाते हुए वो सुरभि से कहता है, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। बात खत्म। विष्णु चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। सुरभि कुछ पल खामोश खड़ी रहती है। क्या सच में मैंने ज्यादा बोल दिया? उन्हें बुरा लगा होगा। वो हैं ही इसी लायक। मुझे उन पर दया करने की जरूरत नहीं है। सुरभि कुछ पल अपने सवालों में उलझी रहती है, फिर टेबल के ऊपर रखी अपनी फाइल को उठाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे विष्णु कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा सुरभि का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त उदास था, शायद सुरभि की बातों से। लेकिन क्या करता वो? सुरभि से नाराज भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वक्त सुरभि को मनाने का था, ना कि उससे नाराज होने का। सुरभि आकर विष्णु की बगल की सीट पर बैठ जाती है। उसके चेहरे के भाव सख्त थे, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन विष्णु को इतनी बातें सुनाने के बाद उसका क्या हाल होता था, ये वही समझ सकती थी। विष्णु तिरछी नजरों से सुरभि को देखता है, फिर कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। थोड़ी देर में कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। विष्णु कार से उतरता, तब तक सुरभि अपनी तरफ से उतरकर आगे बढ़ चुकी थी। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो लड्डू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी इस बेरुखी से। वो तुरंत ही सुरभि के पीछे जाता है। थोड़ी देर में सुरभि डॉक्टर के केबिन में जाती है, तो विष्णु भी उसके पीछे जाता है। विष्णु को देख डॉक्टर के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो चहकती हुई आवाज में कहती है, सुरभि, इज दिस योर हस्बैंड? सुरभि एक नज़र विष्णु को देखती है, फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। विष्णु डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, विष्णु राय त्रिपाठी। डॉक्टर विष्णु को अपने सामने की चेयर पर बैठने के लिए कहती है। विष्णु और सुरभि दोनों ही चुपचाप बैठे थे। मिस्टर त्रिपाठी, जब से मैं सुरभि का केस देख रही हूँ, मैं उससे हमेशा यही कहती थी कि ऐसे वक्त में आप उसके साथ रहें तो बेहतर होगा, पर वो हमेशा अकेली ही आती थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आप भी आज उसके साथ हैं। यह ऐसा वक्त होता है जब एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा उसके हस्बैंड का सपोर्ट मायने रखता है। डॉक्टर की बातों को सुन विष्णु सुरभि की तरफ देखता है, जिसकी आंखें कुछ भीगी हुई सी लग रही थी। विष्णु को एहसास होता है कि प्रेगनेंसी के ये 4 महीने सुरभि ने उसके बिना कैसे काटे होंगे। सब कुछ अकेले मैनेज किया होगा। सुरभि, आओ मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर सुरभि को केबिन से अटैच एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है। जब हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ आईं, तो मैंने उसे ये खुशियाँ मनाने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उसका साथ नहीं दे पाया। ये पल जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती थे, उन्हें मैंने आंसुओं में बदल दिया। वो अपने माँ बनने की खुशी को समेट पाती, उससे पहले ही मैंने उसके हिस्से में दर्द भर दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। कैसे सब ठीक करूं? कैसे? विष्णु की अंतरात्मा उससे बार बार यही सवाल पूछ रही थी, उसे उसकी गलती का एहसास करवा रही थी। डॉक्टर सुरभि का चेकअप करके वापस केबिन में आती है, जहाँ विष्णु खामोश बैठा सुरभि का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर के आते ही विष्णु उतावलेपन में पूछता है, डॉक्टर, बेबी कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, सब अच्छा है, बस सुरभि को थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा अंदर अच्छे से ग्रोथ कर पाए। बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। डॉक्टर से मिलने के बाद सुरभि और विष्णु दोनों बाहर आते हैं। विष्णु सुरभि से बात करना चाह रहा था, लेकिन सुरभि अपनी ही धुन में मगन बस आगे बढ़ती जा रही थी। वो सीधा जाकर कार में बैठ जाती है। विष्णु भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है। विष्णु सुरभि की तरफ देखते हुए कहता है, तुम घर कब चलोगी? सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ, घर जाने की ज़रूरत आपको है। विष्णु सुरभि की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। कब माफ़ करोगे मुझे? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो? मुझे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है। सुरभि अपनी बाजू छुड़ाते हुए कहती है, तो किसने कहा है आपसे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे सिर पर बैठ जाएं? मैं कह रही हूँ ना, आप अपने घर जाइए। मुझे आपकी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। विष्णु अब कुछ गुस्से में आ चुका था। वो सर्द आवाज में कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है?
सुरभि नाम में अपना सिर हिला देती है। इसके आगे विष्णु कुछ नहीं कहता। वो तेजी के साथ कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। विष्णु की कार सीधा सुरभि के घर के बाहर जाकर रुकती है। सुरभि कार से उतरती है, लेकिन विष्णु अभी भी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सुरभि के उतरते ही कार बैक करता और वहां से तेजी के साथ निकल जाता है। यह देख सुरभि हैरान रह जाती है। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचने लगती है, मैंने कहा और इन्होंने मान लिया। क्या सच में ये मुझसे नाराज हो गए? क्या मैंने ज्यादा ही परेशान करके रख दिया इन्हें? इसका मतलब अब वो मुझे नहीं मनाने वाले। वो घर चले गए। ओ गॉड, मैंने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया शायद। सुरभि अपने ही ख्यालों में उलझे हुए घर के अंदर चली जाती है। उसका सारा दिन बेचैनी में गुजरा। विष्णु का कुछ पता नहीं था। उसने कई बार फोन भी कर लिया, लेकिन विष्णु फोन नहीं उठा रहा था। ऐसा कोई करता है क्या? नाराज मैं हूँ, गलती उन्होंने की। मुझे मनाने की जगह वो खुद मुझसे नाराज होकर चले गए। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या हुआ होगा। शाम होने को आई थी और विष्णु का कुछ पता नहीं था। सुरभि ना चाहते हुए भी विष्णु से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाने को निकल पड़ती है। वो ऑफिस पहुंचती है तो बाहर उसे रूहानिका मिल जाती है। रूहानिका सुरभि को पिछली बार विष्णु के साथ ऑफिस में देख चुकी थी, इसलिए वो उसे पहचान गई थी। रूहानिका सुरभि के पास आकर एटीट्यूड में कहती है, तुम यहाँ हो तो फिर मिस्टर त्रिपाठी कहाँ हैं? वो ऑफिस में भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं है। जितना उनके बारे में सुना था सब गलत निकला। मैंने तो सुना था कि मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को नहीं देते, लेकिन न जाने किन पर्सनल मैटर में उलझे हुए हैं कि ना तो आजकल ऑफिस आ रहे हैं, ना ही मेरे प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। विष्णु ऑफिस में नहीं है, यह सुन सुरभि परेशान होने लगती है, लेकिन रोहानिका से अपनी परेशानी छुपाते हुए कहती है, यह सब शिकायतें आप उन्हीं से करें तो बेहतर है। मुझे इस मैटर में कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कर सुरभि ऑफिस के बाहर से ही लौट जाती है। वो टैक्सी में बैठी ही थी कि तभी उसके मोबाइल में हर्ष का कॉल आता है। सुरभि जल्दी से कॉल रिसीव करती है तो दूसरी ओर से हर्ष हड़बड़ाते हुए कहता है, भाभी, विष्णु की हालत बहुत खराब है। हम उसे लेकर हॉस्पिटल आए हैं। वो बस आपको याद कर रहा है। प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैं आपको हॉस्पिटल का एड्रेस भेज रहा हूँ। ये सुनते ही सुरभि के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ कांपने लगे थे। विष्णु किसी मुसीबत में है, यह सोचकर ही सुरभि का दिल बेचैन हो उठा। वो टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बताते हुए हॉस्पिटल की तरफ चलने के लिए कहती है। सुरभि को लग रहा था कि कितनी जल्दी वो विष्णु के पास पहुंच जाए। उसे रह रहकर विष्णु का ख्याल आ रहा था। जिस तरह वो बार बार सुरभि से माफी मांग रहा था और सुरभि उसके साथ बेरुखी दिखा रही थी, अब सुरभि को खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। टैक्सी रुकते ही सुरभि जल्दी से उतरती है और भागते हुए विष्णु के बाड़ की तरफ जाती है। इस वक्त उसे खुद का बिल्कुल होश नहीं था। वो इतनी तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी कि उसे ये भी होश नहीं था कि उसके पेट में उसका बच्चा भी है। वो जल्दी से विष्णु के रूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि विष्णु बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके माथे और हाथ पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके पास ही हर्ष बैठा हुआ था और एक किनारे पर तेजा खड़ा हुआ था। हर्ष सुरभि को देखता है तो विष्णु के पास से उठते हुए कहता है, अच्छा हुआ भाभी, आप आ गए। विष्णु बस आपसे मिलने की रट लगाए हुए था। आइए, मिलिए इसे, ताकि इसकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। सुरभि विष्णु के पास आकर बैठ जाती है और उसके मुरझाए हुए चेहरे को एकटक देखने लगती है। हर्ष के साथ साथ तेजा भी तुरंत उस बार से बाहर निकल जाता है। विष्णु एकटक सुरभि को निहार रहा था और सुरभि अपनी भीगी हुई आंखों से विष्णु के पूरे शरीर में लगी हुई चोटों को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला, जिसे देख विष्णु परेशान होते हुए कहता है, लड्डू, तुम रो क्यों रही हो? मैं जिंदा हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। सुरभि अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती है और विष्णु के सीने में अपना सिर रख लेती है और बिलखने लगती है। विष्णु उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है और प्यार से कहता है, सुरभि, रोने की कोई बात नहीं है। मैं किसी खतरे में नहीं हूँ। बस मामूली सी चोटें लगी हैं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। सुरभि विष्णु के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, चुप करिए, मरे आपके दुश्मन। आप क्यों मरेंगे? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा और इस बच्चे का क्या होगा? विष्णु फीकी मुस्कान लिए कहता है, सुबह ही तो तुमने कहा कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बिना भी खुश रह लोगी। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, आपको इतना भी नहीं पता
कि लड़कियों को नखरे दिखाना पसंद है। मान तो मैं उसी दिन गई थी जब आप अपनी आंखों में पछतावा लिए मेरे घर आए थे, पर मैं नहीं चाहती थी कि आपको एक पल के लिए भी ये लगे कि आपकी गलती छोटी थी जो आपको इतनी आसानी से माफ़ी मिल गई। मैं आपको बस एहसास दिलाना चाहती थी कि आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं आपको खोना तो दूर, आपको खोने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती। आपके एक्सीडेंट के बारे में सुन मेरा क्या हाल हुआ मैं बता नहीं सकती आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। विष्णु सुरभि के गाल पर ठहरे हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहता है। तो फिर बोलो लड्डू, माफ कर दिया तुमने अपने पति देव को या नहीं? सुरभि मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। हर्ष ने अपने घर में आज एक खास पार्टी रखी थी जिसमें रवि, नैना, विष्णु, सुरभि, हर्ष, रीना के साथ साथ हर्ष की पहचान के कुछ और कपल्स भी आए हुए थे। विष्णु और सुरभि बाहों में बाहें डाले हर्ष की पार्टी में आते हैं तो हर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आगे बढ़कर विष्णु को अपने गले लगाता है, फिर सुरभि की तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली वो दिन आ गया जब आप दोनों एक हो। मैं बहुत खुश हूँ सुरभि। सुरभि मुस्कुराते हुए कहती है, बस अपने दोस्त को इतना समझा दो कि अगली बार इन्होंने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करने वाली। विष्णु मुंह बनाते हुए कहता है, बस बस ठीक है, 1000 बार बोल चुका हूँ, आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगा। सुरभि मुस्कुराती है और फिर आगे बढ़कर नैना और रीना से मिलने लगती है। वो तीनों ही अपनी बातों में मगन हो जाती हैं। तभी हर्ष विष्णु की तरफ देखकर कहता है, अब बोल, हूं ना मैं लव गुरु? कितना बढ़िया आइडिया दिया तुझे मैंने भाभी को मनाने का। विष्णु चारों ओर देखते हुए कहता है, चुप कर जा, पोल खोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। किसी ने सुन लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हर्ष कहता है, थोड़ी तारीफ भी कर दिया कर कभी कभी। ये नकली एक्सीडेंट, ये नकली चोटें, ये सब मेरा ही तो आइडिया था ना। अगर मैं तुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं देता ना तो तू अभी भी भाभी के घर में बैठा हुआ उन्हें मनाने के लिए पापड़ बेल रहा होता। लेकिन मैंने चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ कि बीबी कितना भी रूठ जाए लेकिन उसका दिल अपने पति देव की चोट पर जरूर पिघलता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने प्यार को दर्द या तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मुझे पता था कि भाभी लाख पत्थर बनने की कोशिश कर लें, लेकिन तुझे इस हालत में देखकर वो जरूर पिघल जाएंगी। हर्ष की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराता है, फिर कहता है, हाँ भाई, मान गया तेरे दिमाग को। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तूने सच में बहुत अच्छा दिमाग लगाया। लेकिन अब अपनी जुबान को ताला भी लगा ले। अगर सुरभि को पता चला ना तो खुद मेरा मर्डर कर देगी। हर्ष सहमति जताते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। विष्णु हर्ष के साथ आगे जाने को बढ़ता ही है कि तभी उसके कदम ठहर जाते हैं। जब वो देखता है कि सुरभि उनके ठीक पीछे खड़ी हुई थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। सुरभि के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कितनी गुस्से में है। वो विष्णु को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और विष्णु सक पकाने लगा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन डगमगाने लगी थी। वो मासूम नजरों से हर्ष की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, साले तूने फिर मरवा दिया। सुरभि एक नज़र हर्ष को घूरती है और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। विष्णु से आवाज देता है लेकिन सुरभि उसे अनसुना करते हुए सीधा बाहर चली जाती है। विष्णु हर्ष की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहता है, साले तू बड़ा लब गुरु बना फिरता है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ना तू ही है। कब से कह रहा हूँ चुप रह चुप रह, लेकिन तुझे पक पक करने की आदत है। फैला दिया ना रायता, डाल दिया ना मुझे एक और मुसीबत में। अब कैसे समझाऊं उसे? विष्णु की सूरत लगभग रोने जैसी होने लगी थी। हर्ष भी कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि एक्साइटमेंट में उसने गलती कर दी। विष्णु तुरंत सुरभि के पीछे जाता है। विष्णु लगातार सुरभि को आवाज दे रहा था लेकिन सुरभि तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। विष्णु दौड़ते हुए आता है और सुरभि का हाथ पकड़ लेता है। सुरभि हाथ झटकते हुए कहती है, आप अभी भी मेरे साथ गेम खेल रहे हैं? आपको ये सब कुछ मजाक लगता है? आपने मुझे मनाने के लिए अपना झूठा एक्सीडेंट का नाटक किया, मुझे झूठी चोटें दिखाई। सुरभि, सुरभि लिसन टू मी। देखो तुम मान नहीं रही थी और हर्ष ने मुझे ये बचकाना आइडिया दिया तो मुझे ये सही लगा क्योंकि मुझे बस किसी तरह तुम्हें मनाना था। सुरभि गुस्से में कहती है, मनाना था तो क्या मेरे साथ आप खेल खेलेंगे? विष्णु सुरभि के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, सॉरी, सॉरी गलती हो गई,
प्लीज़ माफ़ कर दो। सॉरी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। सुरभि कहती है, नहीं माफ़ करने वाली मैं आपको। अब आप मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। इतना कर सुरभि वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी विष्णु तेज आवाज़ में कहता है, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया लड्डू, तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। सुरभि पलटकर विष्णु की तरफ देखती है तो विष्णु के हाथ में गन थी, जो उसने पार्टी से बाहर निकलते वक्त तेजा के हाथ से ले ली थी। विष्णु ने उस गन को अपने माथे पर रखा हुआ है और उसके ट्रिगर पर अपनी उंगली फिराते हुए पागलपन के साथ कहता है, अगर तुम इसी तरह मुझसे रूठी रही तो फिर मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। मैं ख़त्म कर लूँगा खुद को। विष्णु की बातों में पागलपन झलक रहा था, जिसे देख सुरभि घबराने लगती है। वो आगे बढ़ते हुए कहती है, अब ये क्या नाटक है आपका? फिर से खेल खेलने लगे मेरे साथ? मेरा प्यार कोई खेल नहीं है लड्डू। आई रियली लव यू यार। अब मैं तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ज़िंदगी में बहुत दर्द सह लिए, बहुत तन्हाई काट ली। अब मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो फिर मेरा मर जाना ही ठीक है। सुरभि की आंखों में आंसू भर आए थे विष्णु की इन बातों से। उसका दिल एक बार फिर से पिघलने लगा था। वो आगे बढ़ती है और झटके से विष्णु के सीने से लग जाती है। विष्णु के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। विष्णु कसकर सुरभि को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जैसे जन्मों के बिछड़े हुए वो दोनों एक बार फिर मिले थे। इस तरह एक दूसरे के बदन में चिपके हुए थे। विष्णु सुरभि को अपने सीने से उठा, उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी हथेली में भर लेता है और उसके आंसुओं को अपने लबों से पीते हुए साफ करता है। विष्णु हौले से सुरभि के मुलायम होठों को अपने लबों के बीच कैद कर लेता है और उसे जुनून के साथ किस करने लगता है। सुरभि भी विष्णु पर अपना प्यार लुटा दी थी। वो विष्णु के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए उसके जुनून को बढ़ा रही थी। विष्णु सुरभि के कोमल होठों को काफी देर तक चूमता रहता है, फिर उसके कान में अपने होठ रख कहता है, अंदर रूम में चलते हैं लड्डू। उसके बाद मैं तुमसे ऐसी माफी मांगूंगा कि तुम दोबारा मुझसे कभी नाराज होने का सोचोगी भी नहीं। विष्णु की बातों का मतलब समझते हुए सुरभि के गाल लाल पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी शर्म को छुपाते हुए कहती है, लगता है आप भूल गए हैं, आई एम प्रेग्नेंट। सो वाट लड्डू, मैं तो फिर भी प्यार करूँगा। इस बच्चे में भी इतना दम नहीं कि वो मुझे तुम्हें प्यार करने से रोक सके। इतना कर विष्णु सुरभि को अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो? अपनी बीवी को उठाया है, किसी दूसरे की बीवी को नहीं। इतना कर विष्णु सुरभि को बाहों में लिए आगे बढ़ता है कि तभी तेजा हड़बड़ाते हुए विष्णु के पास आकर कहता है, बॉस, अचानक गन ली आपने और बुलेट्स भी सारी बाहर निकाल दी। क्या हुआ है बॉस? क्या कोई मुसीबत है? यह सुनते ही विष्णु सुरभि की ओर ऐसे देखता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। सुरभि का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। तेजा सुरभि को विष्णु की बाहों में देख मासूमियत से कहता है, बॉस क्या हुआ? मैडम की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई मुसीबत है? विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि उसकी गोद से उतरती है और दांत पीसते हुए कहती है, आपने फिर मेरे साथ खेल खेला। आई हेट यू। सुरभि पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। सुरभि लिसन, लड्डू, लड्डू मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज रुको सुरभि। विष्णु सुरभि के पीछे जाने को होता है कि तभी तेजा कहता है, बॉस कोई प्रॉब्लम है क्या? विष्णु अपने सिर के बाल नोचते हुए कहता है, तुम सबके सब हो मेरी प्रॉब्लम। साले दुश्मन बने हुए हैं मेरी लव स्टोरी में। सुरभि, सुरभि मेरी बात सुनो। लड्डू, लड्डू। विष्णु सुरभि को आवाज देते हुए उसके पीछे चला जाता है। दी एंड।